स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले फंडामेंटल एनालिसिस के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने पीई रेशियो और पीवी रेशियो को डिटेल में बताया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर लिंक है, जल्दी से जाकर उसको चेकआउट कीजिए। लेकिन आज के सेकंड पार्ट के अंदर मैंने बचे हुए दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है रेशियो एनालाइज इन शॉर्ट। मैं पिछले वीडियो को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में रेशियो एनालाइज के थर्ड टॉपिक की जो कि डेब्ट टू इक्विटी उसको बताऊंगा। और टॉपिक जो लास्ट था कि करंट रेशियो क्या होता है उसको डिटेल में समझेंगे। लास्ट में एक मैं पी रेशियो पीबी रेशियो का शॉर्ट एक्सप्लेन दूंगा और कौन कम होना चाहिए कौन ज्यादा होना चाहिए इसको बारे में बताऊंगा। और एक लिस्ट एक चार्ट के माध्यम से आपको इन सबको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अब हम बात करते हैं रेशियो एनालाइज इन शॉर्ट। अगर रेशियो एनालाइज की बात करें तो मैंने पीबी रेशियो पिछले वीडियो में बताया था और पी रेशियो बताया था। पीबी रेशियो का मतलब था, इसका फॉर्मूला था मार्केट वैल्यू पर शेयर और वहीं पे अर्निंग अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी कि स्टॉक की मार्केट के अंदर प्राइस कितनी चल रही है और वो स्टॉक ₹1 कमाने के लिए उसके अंदर उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी, यानी ₹1 कमाने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो यही होता है मेन पी रेशियो। वहीं पे अगर पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस ऑफ शेयर, यानी कि स्टॉक की प्राइस कितनी है अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि उसकी बुक वैल्यू निकल के आती है वो बुक वैल्यू कितनी है। अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पीबी रेशियो निकल के, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आती है। अब चलिए समझते हैं डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब होता है बेसिकली कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। तो डेब्ट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी के लिए उतना ही खराब परफॉर्मेंस को डिफाइन करेगा, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा किसी भी स्टॉक का प्रेडिक्शन करने के लिए। तो चलिए अब समझते हैं डेब्ट टू इक्विटी अगर कम होगा, अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या फिर कंपनी अच्छी नहीं है। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए उस टाइम भी लोन ले सकती है। और इस कंडीशन में उसका डेब्ट लेना कोई गलत बात नहीं है। अब कंपनी लोन लेने के लिए बेसिकली क्या करती है, या तो अपनी इक्विटी जो होती है, इक्विटी का मतलब शेयर होता है, या तो शेयर बेच सकती है या फिर डायरेक्ट किसी बैंक के पास जाके लोन ले सकती है। तो कई बार बैंक जो होते हैं डायरेक्ट कंपनी को लोन देने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी को अपनी इक्विटी को देना पड़ता है। और अगर किसी कंपनी को लग रहा है कि आने वाले टाइम में उसका पोटेंशियल बढ़ने वाला है तो उस कंडीशन में वो कंपनी इक्विटी नहीं देगी। और ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जीरोधा। क्योंकि जीरोधा ने अभी तक अपनी एक भी इक्विटी को शेयर होल्डर के सामने अपने शेयर को किसी के भी सामने पेश नहीं किया है, क्योंकि उसको लगता है जीरोधा को कि आने वाले टाइम में उसका पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो कि अपनी इक्विटी को नहीं बेचती है, डायरेक्ट बैंक से लोन लेती है। तो उनको लोन लेने में कुछ दिक्कत होती है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका होता है कंपनी से लोन लेने का। कई बार आपने देखा होगा कि किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 2 है, 10 है या फिर 20 है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कंपनी बेसिकली ये होता है कंपनी ने अपनी इक्विटी से 2 गुना, 10 गुना या फिर 20 गुना ज़्यादा लोन ले रखा है। अब आप ये सोचेंगे कि इसका मतलब तो कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जे में है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने अगर लोन ले रखा है और अगर वहीं पे उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है उस लोन को पे करने की, यानी कि जितना लोन ले रखा है उसका अगर पे करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, तो लोन लेना गलत बात नहीं है। तो मेनली जो कंपनी है दोनों जगह से लोन ले सकती है। फर्स्ट होता है वो या तो अपनी इक्विटी बेच सकता है या फिर कंपनी जो होती है डायरेक्ट लोन ले सकती है। अगर किसी कंपनी ने अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में लोन ज़्यादा ले रखा है, हालांकि लोन दोनों जगह से ले रखी है, लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में लोन अगर ज़्यादा ले रखा है तो उस कंडीशन में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है। और अगर उस कंपनी की रीपेइंग कैपेसिटी है तो वो कंपनी का लोन लेना भी एक अच्छा संकेत माना जाएगा। मुझे पता है दोस्तों आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है और सबसे इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से आप एक बार चेकआउट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले टॉपिक की अब हम बात करते हैं, जो कि है दोस्तों करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, आपके दिमाग में ये चल रहा होता है। तो करंट रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है। करंट एसेट की बात करें तो ऐसे एसेट जिनको बेचकर कंपनी तुरंत पैसे उसको मिल सके तो उनको करंट एसेट बोलते हैं। वहीं पे अगर लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो कि कंपनी को तुरंत देना हो उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए अगर किसी कंपनी की करंट एसेट 20 करोड़ है तो और उसकी करंट लायबिलिटी है वो 10 करोड़ है, तो इस कंडीशन में रेशियो क्या आएगा, 20/10, यानी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 20 करोड़ और करंट लायबिलिटी है 10 करोड़ की। इस कंडीशन में उसका रेशियो करंट रेशियो निकल के आएगा 20/2 का। तो यही होता है मेन इसका कॉन्सेप्ट। और करंट लायबिलिटी जितनी कम होगी उतना उसके लिए अच्छा होगा। यहाँ आपने नोटिस किया कि लायबिलिटी जो है वो कम है करंट एसेट से। तो अगर करंट एसेट की प्राइस लायबिलिटी से अगर ज़्यादा होगी तो कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेटर माना जाएगा उस कंपनी को सेलेक्ट करने का। यहाँ क्योंकि दोस्तों जितना करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज का मान कम होगा, यानी करंट लायबिलिटी जितनी कम होगी करंट एसेट का प्राइस जितनी ज़्यादा होगी, कंपनी को अच्छा कंसीडर करके मान सकते हैं और उसका प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए। अब मैं इन सबको आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, जहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है। आप उस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। रेशियो की बात करें तो बेसिकली रेशियो मैंने 4 टाइप के बताए थे, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट रेशियो और करंट रेशियो।
अगर हम पी रेशो की बात करें तो अगर उसका रिजल्ट लो आ रहा है, यानी कि पी रेशो जितना कम होगा हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं और शेयर का उसकी क्वालिटी गुड होगी, यानी कि अच्छी होगी। वहीं पे पीबी रेशो भी जितना कम होगा, क्वालिटी उसका इंडिकेटर हमें ये मिलेगा कि हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। डेप्थ रेशो जितना कम होगा उस टाइप के स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पे लेकिन दोस्तों करंट रेशो मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उस स्टॉक को हम बाय करेंगे। अगर करंट एसेट और लाइबिलिटी कम है तो उस स्टॉक को हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ करंट एसेट और लाइबिलिटी का मतलब है कि एसेट अगर ज़्यादा होंगे, लाइबिलिटी कम होगी, तो उस स्टॉक को हम बाय करेंगे और उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो आपको आज की वीडियो में बताया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैंने सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको बताया। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।